नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान एक बार फिर से वायरल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि पाकिस्तान है हमारा भाई। सोशल मीडिया पर ये बयान लगातार वायरल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है। तो इस पूरे बयान को लेकर अब सियासत तेज है। आपको बता दें, हरिद्वार के सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने ये बयान दिया है। और रावत के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में इसकी चर्चा भी हो रही है और अब सियासत भी खूब की जा रही है। पाकिस्तान को भाई बताया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। देखो, पाकिस्तान भी हमारा भाई है। हम कोई आतंकवाद नहीं फैलाना चाहते, हम किसी को नष्ट करने के लिए नहीं करें, लेकिन हमको अगर कोई नष्ट करना चाहेगा तो उसको भारत अब बख्शेगा नहीं। अब ये भारत 2025 का भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। आज ये नया भारत है, ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और आज हम टारगेटेड हम जो भी करेंगे वो टारगेटेड होगा। हमारा टारगेट सुनिश्चित है कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ाना है, तो केवल उन्हीं को उड़ाने का काम किया। एक भी सिविलियन बस्ती में उन कायरों की तरह किसी सिविलियन पर आज तक नहीं आने दी, खरोच तक नहीं आने दी। इतना सटीक हमारी सेना ने काम किया। वही चारधाम समेत प्रदेश में आयोजित विभिन्न धार्मिक यात्राओं को व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार धर्मस्व और पर्यटन परिषद को स्थापित करने में जुटी है। परिषद के अधीन प्रथम फेज में चारधाम आदि कैलाश, पूर्णागिरि यात्रा, श्री नंदा, राजजात को भी शामिल किया जाएगा। धीरे धीरे अन्य धार्मिक यात्राओं और मेलों को इसके अधीन लाया जाएगा। परिषद के गठन को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिषद के लिए बेहद उत्साहित है, जिससे कुंभ समेत विभिन्न यात्राओं को व्यवस्थित कर यात्रियों के लिए यात्रा सुगम बनाई जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उत्साही हैं इसके लिए और निश्चित रूप में ये बनेगा तो इससे हमारे सारे तीर्थों का, चाहे उसमें यात्राएं हैं, हमारा कुंभ है, ये सारी चीजें उसमें हो जाएंगी, तो सब पे अच्छा काम। तो इस बार मॉनसून एक सप्ताह पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, निर्देश जारी किए गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी अपनी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करें। इसके साथ ही उपकरणों की भी जांच कर ली जाए, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए। आपदा प्रबंधन में लगने वाले तमाम कर्मचारियों को भी समय से पहले ट्रेन किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां पर रास्ते बंद होने की संभावना है वहां पर राशन की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर यात्रियों को उन स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर रहने, खाने, शौच की सुविधा हो। उन्होंने बताया है कि मॉनसून से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हम स्वागत करते हैं। मानसून सत्र इस बार समय से थोड़ा पहले आने की संभावना है। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो विभाग संबंधित हैं सबके साथ कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। जैसे नालियों की सफाई के लिए निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। आपदा से राहत बचाव करने के लिए, आपदा से फेस करने के लिए जो उपकरण हैं हमारे लिए, उसको सभी को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपकरणों को देख लें, अगर सभी को संचालन करने का विधिवत अभ्यास करा लें। अगर किसी उपकरण में कोई खराबी है तो इसको ठीक करा लें, सभी को ट्रेन कर लें उपकरण के बारे में। कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उसको देख लें, वहाँ पर राशन वगैरह की सप्लाई पहले से एडवांस में आपूर्ति वहाँ पे करके स्टॉक रख लें। जहाँ जहाँ आमतौर पे लैंडस्लाइड होता है उन स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। उनको चिन्हित करते हुए वहाँ पर जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात कर लिया जाए। जहाँ पे रास्ता बंद होता है वहीं पे लोगों को न रोका जाए, उसके पहले किसी ऐसे मार्केट या ऐसे किसी बाज़ार में ट्रैफिक को रोका जाए जहाँ पर आवश्यकता उपलब्ध हैं, जैसे चाय पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, होटल ढाबे वगैरह हों,
और शौचालय वगैरह की सुविधा हो, लोगों को रुकने की सुविधा हो, ताकि वीरान सड़क पे लोगों को रुक के परेशान न होना पड़े। और अगर कहीं लंबे समय तक कहीं अगर रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर यात्रियों के लिए खाने वगैरह की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्री एक अच्छा संदेश दे कि उत्तराखंड से जाएं। और इस प्रकार से विभागों को जो कार्रवाई करनी है सबको लिखित में निर्देश बाकायदे दिए गए हैं और सब विभाग। तो वही कर्ज के बोझ तले दबे उत्तराखंड के परिवार के 7 लोगों ने सोमवार रात पंचकुला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में दंपति, 3 बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव एक कार में ही मिले हैं। कार देहरादून नंबर की बताई जाती है। मृतकों में 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंचकुला शहर के सेक्टर 27 में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कर्ज में डूबे एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में 2 दंपति, 3 मासूम बच्चे और परिवार के बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, आर्थिक तंगी से परेशान था, जिसकी वजह से परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली है। तो पंचकुला में 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या की है। देहरादून के रहने वाले हैं सभी मृतक। ये जानकारी अभी मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। इतना ही नहीं, एक सुसाइड नोट भी बरामद की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी है। क्या मामला है? क्या आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे थे? पूरी जानकारी क्या है अभय? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो सूचनाएं अब तक मिल पा रही है उसमें सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस मित्तल परिवार इस समय जो आर्थिक तंगी था या जो कर्ज का जो बोझ उनके ऊपर था उस बोझ से काफी परेशान यहाँ पर दिख रहा था। और जिस तरीके से सुसाइड नोट में इन्होंने लिखा है कि वो कर्ज के बोझ से इस समय परेशान है और उसके चलते ये बड़ा निर्णय उनकी तरफ से यहाँ पर लिया गया। इस घटना के बाद ये कह सकते हैं, चाहे आपका देहरादून में जहाँ पर वो रहते थे कोलागढ़ में उस क्षेत्र का हो या फिर पंचकुला में जहाँ पर एक घटना उस समय घटी है, एक मातम सा पसरा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक ही परिवार के 7 सदस्यों के द्वारा एक साथ सुसाइड करना ये बड़ी घटना यहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस फिलहाल इसके ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर कर रही है। ये कह सकते हैं कि पंचकुला पुलिस की तरफ से पूरी जांच वहाँ पर की जा रही है, तफ्तीश वहाँ पर की जा रही है। अभी जो शिनाख्त वहाँ पर हो पाई है उसमें कह सकते हैं कि जो प्रवीण मित्तल है, जो व्यक्ति यहाँ पर बताया जा रहा है, जो वहाँ पर रहते देहरादून के रहने वाले हैं, इस समय पंचकुला में वहाँ पर रह रहे थे और उनके जो पिता है उनकी पहचान वहाँ पर हो पाई है। परिवार के जो बाकी दूसरे सदस्य हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है, जो पुलिस की तरफ से जानकारी अब तक आई है कि यानी मित्तल दंपति सहित कह सकते हैं कि 2 बुजुर्ग सदस्य थे और 2 बच्चे उनके वहाँ पर बताए जा रहे हैं। और उन सभी की कह सकते हैं कि सभी की जो बॉडी है अभी वहाँ पर रखी गई है, पुलिस जांच कर रही है। साथ ही देहरादून में भी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से उन परिवार की पूरी हिस्ट्री निकालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि वो यहाँ पर कब से रह रहे थे, लेकिन जो पड़ोसी उनके बता रहे हैं परिवार के बारे में कुछ अहम जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली है कि आखिरकार ये परिवार कब देहरादून से पलायन करता है, पंचकुला में क्या कारोबार कर रहा था, आखिरकार ये आर्थिक तंगी आई कैसे, कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, अभी तक स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। ये बताया जा रहा है कि कोलागढ़ से ये कम से कम 7 से 8 महीने पहले यहाँ से पंचकुला में शिफ्ट कर गए थे। उससे पहले यहाँ पर एक किराए के मकान में रहते थे और ये बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से एक ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस यहाँ पर शुरू किया गया था, जिस बिजनेस में इनको बड़ा घाटा होना यहाँ पर बताया जा रहा था। और आर्थिक तंगी इस रूप में थी कि परिवार का गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर हो रहा था। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी बड़ी जानकारी यहाँ पर
पर नहीं मिल पा रही है। कुछ जो स्पष्ट सूत्र बता रहे हैं, जो पुलिस की तरफ से कुछ जानकारी यहाँ पर निकाली गई है, उसमें बताया जा रहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस परिवार के ऊपर अब तक यहाँ पर हो चुका था और उसी कर्ज के बोझ के तले ये परिवार इस समय अपने आप को असहज महसूस कर रहा था और इसीलिए उसकी तरफ से शायद हो सकता है ये बड़ा कदम उठाने का काम यहाँ पर किया गया था और एक साथ पूरे परिवार ने सुसाइड करने का निर्णय यहाँ पर लिया हो। ये तो बाकी की जो जानकारी है या कारण क्या रहे होंगे इस घटना के पीछे के, वो पुलिस पूरी जांच में यहाँ पर निकल कर सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरी घटना के बाद चाहे आपका देहरादून में कोलाघाट का क्षेत्र हो जी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि सुसाइड नोट मिल चुका है, क्या इस नोट में किसी व्यक्ति का जिक्र किया गया है? क्या कोई पैसा लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था इन पर? अभय, देखिए अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी जानकारी बाहर नहीं दी गई है कि सुसाइड नोट में किस रूप में यहाँ क्या कुछ जानकारी वहाँ पर लिखी गई थी। इतना जरूर बताया गया है कि जो सुसाइड नोट गाड़ी से प्राप्त हुआ है, नहीं जिस गाड़ी में जो घटना यहाँ घटी है, जिस गाड़ी में इन व्यक्तियों की तरफ से जहर खाने का काम किया गया था और वहीं पर जहाँ पुलिस ने जो पंचकुला पुलिस की तरफ से जो जाँच वहाँ पर की गई थी, उस गाड़ी में जो सुसाइड नोट मिला था उसमें सिर्फ कुछ लाइनें वहाँ पर लिखी थी जिसका पुलिस ने जिक्र यहाँ पर करा है कि कर्ज के बोझ से परेशान थे, इसलिए आत्महत्या करने का कदम उनकी तरफ से उठाया गया था। लेकिन किस व्यक्ति की तरफ से उनके ऊपर ये कर्ज था या कहां से उनकी तरफ से ऋण वहां पर लिया गया था, क्या कोई व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा था, उसका जिक्र अभी पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इतना बड़ा कर्ज इस परिवार के ऊपर यहाँ पर था, तो कुछ ना कुछ बातचीत जरूर वहां पर हुई होगी। इस बीच जिनके द्वारा कर्ज दिया गया होगा वो जरूर परिवार पर कुछ दबाव यहाँ पर बना रहे थे। लेकिन इतना जरूर क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। अब बने रहिए अभय हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो पंचकुला में ये दिल दहला देने वाली घटना है जहां पर 7 लोगों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में जहां एक तरफ पर्वतीय जिलों में मौसम सुहावना बना हुआ है, वहीं अब मैदानी इलाकों में एक बार फिर तापमान बढ़ता जा रहा। आलम यह है कि अधिकतर इलाकों में मौसम साफ होने के चलते दोपहर के समय तेज धूप हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज यानी कि मंगलवार राज्य के पर्वतीय जिलों में एक बार फिर मौसम बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पर्वतीय इलाकों के कुछ इलाकों में मौसम बदला हुआ नजर आएगा, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम साफ होने के चलते बीते सोमवार को तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ फोरकास्ट किया गया है पर्वतीय इलाकों के लिए, साथ ही साथ मैदानी इलाकों के लिए? देखिए उत्तराखंड में मौसम का जो बदला मिजाज है ये आम जनता के लिए मुसीबतें लेकर आ रहा है। सीधे तौर पर कहें तो सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती इस बदले हुए मौसम को लेकर सामने नजर आ पा रही है। मौसम विभाग ने 31 मई तक का जो पूर्वानुमान यहाँ पर दिया उसमें हल्की बारिश की संभावना प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर जताई गई है। गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मंडल में आज और कल यानी 2 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि तेज हवाएं और आकाश से बिजली चमकने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पर हो सकती है। पर्वतीय जनपदों में ये कह सकते हैं गढ़वाल मंडल में बारिश होने की संभावना है, जिसमें हल्की से मध्यम गति की बारिश वहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल में कहें तो जो आने वाले 2 दिन हैं उन 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना वहां पर जताई गई है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कहें तो तेज जो धूल भरी जो आंधियां हैं या तेज हवाएं उसकी चलने की बात यहां पर मौसम विभाग की तरफ से की गई है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि अगले कुछ घंटे उत्तराखंड के लिए खासतौर पर पर्वतीय जनपदों के लिए बड़े भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम में जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है वो सीधे तौर पर आम जनता के लिए या फिर स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा भी जारी है। अब है
देखिए, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ, जिसमें तेज हवाएं या फिर आकाशीय बिजली चमकने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। हल्की से मध्यम गति की बारिश भी इस दौरान बताई गई है और इस दौरान ये कह सकते हैं कि जो चारधाम यात्रा मार्ग है उस मार्ग पर खासी सावधानी बरतने के निर्देश प्रशासन को यहाँ पर दिए गए। जिला प्रशासन अपने स्तर पर उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है। जो श्रद्धालु उस चारधाम यात्रा मार्ग से गुजर रहे हैं उसके लिए जिला प्रशासन हर ऐसे संभावित जगह पर यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है जहाँ पर खतरे की संभावना हो सकती है अगर मौसम बदलता है। लेकिन सुबह से ही कह सकते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज हल्के बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून में भी सुबह हल्के से बादल यहाँ पर छाए हुए थे, लेकिन उसके बाद मौसम यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी आसमान में कुछ बादल यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहे हैं। जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है अभय। उसके बाद से ही प्रशासन की तैनाती हर जगह पर है। यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा पर्वतीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस शुभ अवसर पर श्रद्धालु सुबह से ही हर की पैरी सहित अन्य गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे। इसके चलते हर की पैरी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं इस तादाद में श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी व्यापक तैयारियां की गई है ताकि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। सोमवती अमावस्या पर स्नान करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा स्नान और पूजा पाठ करके उन्हें काफी अच्छा लगा। इस मौके पर पहुंचे सभी श्रद्धालु मां गंगा से देश में सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अमावस्या के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देखिए गंगा घाट की ये रौनक है। अमावस्या के दिन लोग अपनी अपनी मनोकामना भी मांग रहे हैं, साथ ही साथ देश के सुख समृद्धि के लिए भी कामना करते हुए नजर आए। प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो अमावस्या के पावन अवसर पर श्रद्धालु लगातार गंगा घाट पहुंच रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। अब आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए?
ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए। साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है,
अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। तो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सुन रहे थे पीएम मोदी को। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।